नमस्कार। मेरा नाम आनंद बलराम है और मैंने अपना शुरुआती लेखन जो था वो बलराम कावट के नाम से किया था। मैं मूलतः टोंकसी मेरा गाँव है, जो कि गंगापुर सिटी के पास में है, पूर्वी राजस्थान में। और मैंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है मोरीला, और वो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा मैं कविताएँ लिखता हूँ और मेरी कविताएँ जो है वो अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं में लगातार छपती रहती है। और जो मेनली जो मेरा फ़ोकस है वो प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो लेखन है, जिसकी बहुत कमी भी है हिंदी में और दूसरी भाषाओं में भी। तो क्योंकि मेरे जो अनुभव है या और जो मैंने आस-पास अपने देखा है, तो उसमें मुझे ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि किस तरह से जो मानव केंद्रित जो पूरा जो समाज है हमारा, उसने किस तरह से प्रकृति और पर्यावरण और दूसरे जो जीव-जंतु है, दूसरे जो प्राणी हैं, उनके साथ में हमने क्या किया है। और ये बहुत बड़ा एक फिलहाल के टाइम पे एक इश्यू है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो पूरी धरती, पूरी पृथ्वी जो है वो इस वक़्त जो है वो संकट में है। और नया जो एक विमर्श के तौर पे जिस तरह से दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, उसी तरह से पारिस्थितिकी विमर्श जो है वो हिंदी में बहुत अब उसकी चर्चाएँ शुरू होने लगी है। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे संबंधित जो है मेरी कुछ रचनाएँ हैं और ये जो कविताएँ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कविताएँ जो है वो तद्भव जो पत्रिका है, उसमें प्रकाशित होने वाली है। अभी इसी हफ्ते शायद वो अंक आ जाएगा। तो मेरी जो पहली कविता है उसका नाम है शमशान भूमि। शमशान भूमि प्राय गाँव और घरों से दूर बीहड़ में होती है शमशान भूमि। प्राय गाँव और घरों से दूर बीहड़ में होती है शमशान भूमि। इतनी अशुभ और डरावनी जगह कि राख के ढेरों और ठीकरों के बारे में सोचकर ही आत्मा थरथराती है। साधारणतः वहाँ कोई नहीं जाता, किसी की मृत्यु पर ही जाते हैं काठी लेकर ग्रामीण, और जितना जल्दी हो अग्नि देकर वापस लौट आते हैं शुद्धि के लिए कुओं और तालाबों की ओर। मनुष्यों के लिए त्याज्य यह भूमि इतनी मनहूस कि उधर से आने वाली हवाएं भी मृत्यु सरीख ही लगती है। मनुष्यों के लिए त्याज्य यह भूमि इतनी मनहूस कि उधर से आने वाली हवाएं भी मृत्यु सरीख ही लगती हैं। उस दिशा में किसान और चरवाहे नहीं जाते, दूब खोदने स्त्रियां भी नहीं। अगर सबसे सुंदर पतंग चली जाए उधर हवा में भटकते हुए, अगर सबसे सुंदर पतंग चली जाए उधर हवा में भटकते हुए, तब भी नहीं जाता कोई बच्चा उसके पीछे। वहां कोई नहीं जाता, इसलिए कम ही बनती हैं उधर पगडंडियां। जहां मनुष्य के कदम कम पड़ते हैं, सबसे अनोखी चीजें बनी रहती है अब भी पृथ्वी पर। अब यही भूमि है जहां पीपल और गूलर खड़े रहते हैं पेड़ होने की पूरी आजादी को जीते हुए। अब यही भूमि है जहां पीपल और गूलर खड़े रहते हैं पेड़ होने की पूरी आजादी को जीते हुए। जहां डबरों में पानी बचा रहता है अगले साल नई बरखा होने तक। जिन पौधों के लिए यह धरती कब की जहर हो चुकी, उनके लिए यहीं बची है साफ माटी। जो प्रजाति अब लुप्त प्राय है, यहाँ अब भी खिलते हुए मिल जाते हैं उसके कुछ अंतिम शावक। जो फूल अब कहीं नहीं खिलते, यहाँ टिमकते हैं चंद्रमा की रोशनी में दिप-दिप अकेले। जो फूल अब कहीं नहीं खिलते, यहाँ टिमकते हैं चंद्रमा की रोशनी में दिप-दिप अकेले। जिन पक्षियों की आवाज़ें कहीं सुनाई नहीं पड़ती, यहाँ मिल जाते हैं अर्धरात्रि में सृष्टि के सबसे सुंदर गीत गाते हुए। दूर देशों से आए रात के पखेरू यहीं उतरते हैं पेड़ों पर विश्राम करने। यहीं जीवित है पवित्र अंधेरा, यहीं वे नक्षत्रों को निहारते हुए अगली यात्रा की दिशा तय करते हैं। जहाँ नहीं है मनुष्य, अब भी जीवन बचा हुआ है। जहाँ नहीं है मनुष्य, अब भी जीवन बचा हुआ है। जो जगह मनुष्यों के लिए है काल की तरह शापित, जो जगह मनुष्यों के लिए है काल की तरह शापित, मनुष्यों से इतर सारे जीवन के लिए सबसे सुंदर जगह है। अ, दूसरी कविता है, इसका नाम है धरती पर फूल। गाँव के बीचों-बीच अथाई के पास बैठकर आधी सदी से लोगड़ियों पर फूल काढ़ता आया है वह कशीदाकार। एक बरामदे में बैठे इस बाबा करीम को कवियों से ज़्यादा पता है फूलों और बेलों के नाम। वह इतना उलझा रहा है ग्रामीण स्त्रियों में, स्त्रियाँ इतनी उलझी रही है घासों में।
कि पास के जंगलों और पहाड़ियों में खिले सारे फूल पत्तियों के चेहरे उसने यहीं पा लिए थे अपनी देहरी के पास। उसके बरामदे में सांझ तक लगता था बहू बेटियों का जमघट, वहीं दोपहरियों में पड़ी रहती थी चिलम पीती वृद्धाएं। वे शादी ब्याह तीज त्योहारों पर नए फूलों और बेल बूटों की हरी भरी बातें बतियाती थी। वहीं घास का भरोटा लाती कोई स्त्री ठहरती थी चलते चलते और गट्ठर से तिनका तोड़कर बता जाती थी उसे किसी फूल का वैभव, कि इस बार काढ़ना कुछ ऐसे फूल कि इस बार बेटी सावन मनाने आ रही है। वह कना, कुआड़ और कटेड़ी के फूल काढ़ता था। वह कना, कुआड़ और कटेड़ी के फूल काढ़ता था। वह जैची, जवासे और धमासे के फूल काढ़ता था। वह नन्हे गोल दर्पण और तीतरी लगाता था लुगड़ियों में। वह जरी के चांद, सूरज और रंग बिरंगे सितारे जड़ता था। जब वैशाख में लगते थे मेले और मेलों में जाती थी गीत गाती हुई स्त्रियां जब वैशाख में लगते थे मेले और मेलों में जाती थी गीत गाती हुई स्त्रियां, वे फूलों से भरी यह धरती ओढ़कर जाती थी। वे चांद तारों से भरा आकाश ओढ़कर जाती थी। पनिहारें घंटों खड़ी रहती थी पगडंडियों पर। उनकी बातों में फूलों की बातें होती थी। यह लुगड़ी पर यह लुगड़ियों पर उकरी फुलकारी ही थी जो उनके चेहरों पर दुखों की आंधियां ढकने के काम आती थी। अब तेजी से खत्म हो रहे हैं बाबा करीम। अब तेजी से खत्म हो रहे हैं बाबा करीम। अब तेजी से खत्म हो रहे हैं धरती पर फूल। अपनी इच्छा से उगे फूलों के लिए यह धरती खत्म हो रही है। अपनी इच्छा से उगे फूलों के लिए यह धरती खत्म हो रही है। हालांकि अब भी दिख जाते हैं मनुष्य की पहुंच से दूर किसी तलहटी में दुख के कुछ अंतिम फूल, किसी पत्थर की ओट में डरे सहमे, दो पैरों की आहट से मलिन आक्रांत। आकाश तो रहेगा, चांद सूरज और तारे भी रहेंगे उसके साथ सृष्टि में। लेकिन कब तक बचेगी धरती और कब तक खिलेंगे फूल, कब तक लुगड़ी ओढ़े स्त्रियां गा सकेंगी दुनिया में फूलों के गीत। तीसरी कविता है एक चिड़ी की प्यास। एक चिड़ी प्यास से मर गई। पिछले माह तक वह अच्छी भली थी। पगडंडी के पास आग की टहनी पर देखा था उसको पिछली बार। मटमैले रंग की वह नन्ही भोली चिड़ी, इतनी तेजम तेज फुर्तीली। एक क्षण टहनी पर एक क्षण टहनी पर तो अगले ही क्षण मिट्टी के ढीम पर, पलक झपकते ही फिर झाड़ियों में गुम। शायद वह पेट से थी और बच्चों के लिए घर बना रही थी। अब यह जेठ का तपता लाल महीना, और वहीं आग के पौधे के पास वह औंधी पड़ी है। अब यह जेठ का तपता लाल महीना और वही आग के पौधे के पास वह औंधी पड़ी है। उसके मृत पंखों में चींटियां डोल रही है। उसके रोए गर्मियों की तेज हवा में सरसरा रहे हैं। पास से गुजरते एक गडरिये ने चलते चलते कहा, कुछ नहीं, यह चिड़ी प्यास से मर गई। यह बात नहीं है पचने लायक। इस साल तो चौमासे में बहुत मींह बरसा था। हफ्तों सूरज नहीं दिखा और बाढ़ की नौबत सी आ गई थी। जहां ज्वार और बाजरे के खेत धरती पर लेट कर गल गए हों, वहां कैसे माना जाए कि एक चिड़ी प्यास से मर गई। यह बनास की घाटी और कंदराओं का क्षेत्र, थोड़ी थोड़ी दूर नदी नालों और बांधों का जमघट। उसके पंखों के लिए ये दूरियां इतनी दूर भी नहीं थी। अगर कुछ नहीं तो बावड़ी और कुंडे मिलते हैं यहाँ हर जगह। फिर कैसे संभव है कि इन्हीं सब के बीच एक खेत में जीती अकेली एक चिड़ी प्यास से मर गई। जल तो बहुत है पृथ्वी पर, फिर यह किसका गला है जो पृथ्वी से बड़ा है। जल तो बहुत है पृथ्वी पर, फिर यह किसका गला है जो पृथ्वी से बड़ा है। जैसे सींचते सींचते रास्तों में ही खत्म हो जाता है जल। माचिस की डिबिया के बराबर देह उसकी, दो आंसुओं के बराबर प्यास उसकी। उसकी इतनी मामूली प्यास भी नहीं बुझा पाया यह इतना बड़ा विशाल ग्रह। उसके प्राण अपने बच्चों और इस ग्रह को अकेला छोड़कर चले गए हैं, किसी और सृष्टि में जल ढूंढते हुए। यह किसका ग्रह है, किसके पास है। यह किसका ग्रह है, किसके पास है। यह प्रश्न रहेगा यहीं, आग के फाहों और बीजों की तरह आकाश में उड़ता भटकता। यह किसका ग्रह है, किसके पास है। यह प्रश्न रहेगा यहीं, आग के फाहों और बीजों की तरह आकाश में उड़ता भटकता। कैसे? अथाह समुद्रों, नदियों और जलप्रपातों वाले इस नीले ग्रह पर एक चिड़ी
प्यास से मर गई। अगली कविता है अंधेरे के गीत। जहां देखो मनुष्य ही मनुष्य है, जहां मनुष्य है उजाला ही उजाला है। अब मनुष्य इतना मनुष्य है कि और कुछ रहा ही नहीं। अब उजाला इतना उजाला है कि अंधेरा बचा ही नहीं। हमारी सभ्यता उजाले की सभ्यता है, हमारा इतिहास रोशनी का इतिहास है। हमारी यात्रा अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने वाली एक लंबी यात्रा थी। इस यात्रा में हमने सदैव ही रोशनी के गीत गाए। इस यात्रा में हमने सदैव ही रोशनी के गीत गाए, सारे शब्द और ग्रंथों में प्रकाश को पूजा। हमने ईश्वर के सामने दीप जलाकर जगमगाते संसार की प्रार्थना की। लेकिन इस यात्रा में पता ही नहीं चला कब दो पत्थरों की रगड़ से जन्मी वह आदिम चिंगारी लाल नदी में बहती हुई दहकती धरती तक आ गई। इस यात्रा में हमारी हर भंगिमा और अभिव्यक्ति अंधेरे के खिलाफ रही। हमने हर मुहावरे में अंधेरे को अपशब्द कहे। हमने इतना कोसा है अंधेरा कि एक निर्दोष पशु की तरह गर्दन झुकाकर अब वह बस्ती छोड़कर कहीं चला गया है। अंधेरे के लिए अंधेरे के लिए हमें सुंदर शब्दों की आदत नहीं है, फिर भी इस समय इससे जरूरी बात नहीं है मेरे पास कि बहुत सुंदर है अंधेरा। अंधेरा बहुत पावन है, इसी में रोपे गए हैं जीवन के बीज। इसी में धरती के सबसे सुंदर फूल खिले हैं। इसी में उपजी हैं कवियों की सबसे सुंदर कविताएं। इसी में उपजी है कवियों की सबसे सुंदर कविताएं। जिसने कहा कि अंधेरा झूठ है और केवल प्रकाश सत्य, झूठ कहा था वह भूल गया कि आधा सच तो अभी भी अंधेरे के साथ खड़ा है। क्या इतना प्रकाश कम था कि एक माँ देख सके? क्या इतना प्रकाश कम था कि एक माँ देख सके? कांपती लौ में नए जन्मे शिशु की टिमटिम आंखें, एक बच्ची पढ़ सके पहली बार कोई पुस्तक, कि बारिश में तिरता राहगीर ढूंढ सके कोई दरवाजा, एक मजूर पांव से कांटा निकाल सके। इतना उजास बहुत था, बाकी अंधेरे को दे दिया होता जीवित रहने का अधिकार, ताकि मनुष्यों से इतर यह संसार भी जी सकता अपनी अपनी सांस। जितना बच सके बचा लो अंधेरा, जिससे देख सके काली सुंदर चमगादड़ अपनी आंखों जैसी आकाश गंगाएं। उल्लू अपने सलोने चेहरे जैसे चंद्रमा को देख सके। नन्हे कछुए चंद्रमा की छांव पकड़कर पहुंच सके समुद्र की गोद तक। समुद्र में बचे रहें कोरल के सारे अद्भुत रंग, कि रात के पक्षी बिन भटके पूरी कर सके अपनी लंबी यात्राएं। चिड़िया समय पर उठकर नया गीत गा सके। कीट पतंगे बचे रहें जीवित, सबको लगे कि यह सृष्टि सबकी है और सबके लिए है, कि हम भी तारों भरी घाटियों में बैठे अकेले अंधेरे के गीत गा सके। आखिरी कविता है भेड़िए। किसी ने तुम्हें आदमखोर कहा, किसी ने तुम्हें आदमखोर कहा, किसी ने दरिंदा, किसी ने सबसे खूंखार अपराधी की तुलना की तुमसे, किसी ने सदी के सबसे भ्रष्ट नेता के साथ लिया तुम्हारा नाम और कहा यह दुनिया इतनी बुरी है, समय इतना खराब कि लोग भेड़िए हो गए हैं, व्यवस्था जंगल राज। मेरी प्रजाति के आख्यानों में तुम इसी तरह खलनायक हो। कवियों ने तुम्हें अनिष्ट का पर्याय बताया है। चित्रकारों ने जब भी उकेरा है तुम्हारा चेहरा, कल्पित दैत्यों से मिलता जुलता खूनी रंग में उकेरा है। मनुष्यों को शायद इसलिए घृणा है तुमसे कि तुम पालतू नहीं बन पाए। तुम सर्कसों में गुलामों की तरह करतब नहीं दिखाते, हमारे घरों की रखवाली नहीं करते। हालांकि यह सब करते तब भी तुम्हें बर्दाश्त करना तय नहीं था, क्योंकि तुम्हारी ही नस्ल से छिटका एक सदस्य, जिसका सारा इतिहास मनुष्य से वफादारी निभाने का इतिहास है, सबसे आम गाली हमने उसी के नाम पर रखी हुई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी प्रजाति के इस व्यवहार पर, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने प्रजा मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी प्रजाति के इस व्यवहार पर, लेकिन तुम इनकी एक मत सुनना, सिर्फ मेरा यकीन करना। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे बच्चे संसार के सभी बच्चों की तरह हैं, उतने ही नटखट और प्यारे। तुम्हारी खेल-कूद और घुड़मस्ती उतनी ही स्नेह भरी जैसी औरों की। तुम्हारी भूख सबके जैसी, तुम्हारी प्यास सबके जैसी। जब तुम चलते हो नदी किनारे पहाड़ी ढलानों पर, जीवन से लबरेज उछलते कूदते हुए चलते हो। जब तुम दौड़ते हो अपने झुंड के साथ बर्फीले मैदान और रेगिस्तानों में, लगता है चंद्रमाओं का झुंड दौड़ रहा है।
तारों भरी अंधेरी तारों भरी अंधेरी रातों में आकाश की ओर उठने वाली तुम्हारी आवाजें जीवन का संगीत है। तुम्हें साजिशन अंधेरे का प्रतीक बनाया गया, जबकि तुम भी सुंदर हो, अंधेरा भी। तुम्हें जंगली कहकर अमंगल का पूरक कहा गया, जबकि तुम भी पवित्र हो, जंगल भी। मनुष्यों ने तुम्हारी आंखों को बताया है सबसे ज्यादा भयावह, हालांकि वे बहुत निर्मल है, झील और जोहड़ों के जल से डब डब भरी हुई। जो मनुष्य कहता आया है तुम्हें डरावना, वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डर है। तुम अब इस धरती पर कम होते जा रहे हो, यह सोचकर मेरी छाती फटी जाती है। जैसे कितने ही निर्दोष जीव चले गए पृथ्वी पृथ्वी से मनुष्यों के अपशब्द सुनते सुनते। जैसे कितने ही निर्दोष जीव चले गए पृथ्वी से मनुष्यों के अपशब्द सुनते सुनते। तुम मत जाना, तुम यहीं रहना। यह धरती बराबर है मेरी तुम्हारी। हम अब भी साथ रह सकते हैं अपने अपने घरों में, एक ही हवा में सांस लेते हुए। मुझे फिक्र है तुम्हारी, मुझे फिक्र है तुम्हारी। मैं परिवार के प्रति तुम्हारी कुर्बानियों के लिए तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं परिवार के प्रति तुम्हारी कुर्बानियों के लिए तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारी सामाजिकता के लिए तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारी आजादी के लिए तुमसे प्रेम करता हूँ। जिस दिन तुम नहीं रहोगे, चंद्रमा एक जगह ठहर जाएगा, रोने लगेगा फूट फूट कर। जिस दिन तुम नहीं रहोगे, चंद्रमा एक जगह ठहर जाएगा, रोने लगेगा फूट फूट कर। मैं चंद्रमा की आंखों में दुख नहीं देखना चाहता। मैं चंद्रमा की आंखों में दुख नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं जब तक रहे आकाश में चंद्रमा। मैं चाहता हूं जब तक रहे आकाश में चंद्रमा, तुम चंद्रमा को देखते हुए इसी तरह टहलते रहो पृथ्वी पर। चंद्रमा तुम्हें देखकर चलता रहे। धन्यवाद।